नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विजय इंस्पायर इंडिया यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके साथ विजय लेकर आया हूं आज का टॉपिक G7 शिखर सम्मेलन 2026। हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इससे संबंधित कहाँ आयोजन हुआ, सदस्य देश कितने हैं, कब से कब तक चला, अतिथि देश कौन कौन रहे। आप ये इमेज देख सकते हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच में होस्ट कंट्री के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन खड़े हैं। इमैनुअल मैक्रोन के राइट साइड में डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं जो अपने भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आगे के लिए देखते हैं इसकी रूपरेखा क्या रही। G7 शिखर सम्मेलन का जो समूह है G7 के नाम से, इसकी स्थापना 1975 में फ्रांस के नेतृत्व में 6 प्रमुख औद्योगिक देशों के एक अनौपचारिक मंच के रूप में हुई थी। लेकिन 1976 में कनाडा के शामिल होने के बाद यह G7 बन गया। उसके बाद 1998 में रूस को इसमें शामिल किया गया। सोवियत संघ के पतन के बाद रूस को औपचारिक रूप से शामिल किया गया था, जिसके बाद इसे G8 कहा जाने लगा। लेकिन मार्च 2014 में क्रीमिया के अधिग्रहण के बाद अन्य सदस्य देशों ने रूस के बिना बैठक करने का निर्णय लिया और उसे समूह से बाहर निकाल दिया। अब वर्तमान में इस समूह में सिर्फ 7 कंट्री रह गए हैं जो सदस्य देश हैं इसके। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम यूके और संयुक्त राज्य अमेरिका। यूरोपीय संघ EU भी इसकी बैठकों में भाग लेता है। इसकी प्रकृति क्या है? यह एक अनौपचारिक मंच पे है जिसका कोई स्थायी मुख्यालय या सचिवालय नहीं है। इसकी अध्यक्षता हर साल रोटेशन के आधार पर बदली जाती है। भू-राजनीतिक संकट जैसे रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया मिडिल ईस्ट में तनाव को कम करने पर विशेष चर्चा हुई G7 शिखर सम्मेलन 2026 की बैठक में। जो G7 शिखर सम्मेलन 2026 का जो संस्करण था वो 52वां संस्करण था। मेजबान कंट्री जो था फ्रांस रहा। आयोजन सिटी जो था एवियन लेस बेंस, एवियन शहर, जिसका पूरा नाम एवियन लेस बेंस है। कार्यक्रम की तारीख जो थी 15 से लेकर 17 जून तक इसका आयोजन चला। इस सम्मेलन की अध्यक्षता फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने की थी। अगला मेजबान देश जो रहेगा 2027 का, वो संयुक्त राज्य अमेरिका रहेगा। इसकी मुख्य विषय और एजेंडा देख लेते हैं। थीम जो रही थी इसकी इस वर्ष का मुख्य विषय नई साझेदारियों का निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को पुनर्जीवित करना था। इसके प्रमुख मुद्दों को देख लेते हैं, किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई। वैश्विक आर्थिक असंतुलन को कम करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस पर जोर देना, जलवायु कार्रवाई और ऊर्जा सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत की भागीदारी क्या रही, एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं। भारत G7 का स्थायी सदस्य नहीं है, लेकिन कूटनीतिक और आर्थिक ताकत के कारण फ्रांस के विशेष आमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन के आउटरीच सत्र में भाग लिया, जिसमें वैश्विक विश्वास की कमी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि दुनिया की मौजूदा चुनौतियां संसाधनों की कमी से अधिक देशों के बीच विश्वास की कमी के कारण है, जिसे दूर करना बेहद जरूरी है। ग्लोबल साउथ
की आवाज भारत में विकासशील और कम विकसित देशों की प्राथमिकताओं को और उनकी चिंताओं को प्रमुखता से वैश्विक मंच पर रखा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रमुख वैश्विक समझौते और संयुक्त घोषणा पत्र। G7 देशों के सम्मेलन के अंत में कई ऐतिहासिक आधिकारिक बयान और रणनीतिक नीतियां जारी की। ऐसे नंबर 1 क्रिटिकल मिनरल्स अलायंस, दुर्लभ खनिजों और स्थायी चुंबकों की आपूर्ति के लिए किसी एक बाहरी देश जैसे चीन पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने पर सहमति जताई। नेताओं ने 2030 तक इस निर्भरता को 60% से नीचे और संभावित रूप से 50% तक लाने का लक्ष्य रखा है। भू राजनीतिक संकट और पश्चिम एशिया। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान के बीच हुए हालिया ऐतिहासिक समझौते MOU का स्वागत किया गया। G7 ने हॉर्मुज जलडंबू को बिना किसी प्रतिबंध के जहाजों के सुरक्षित आवागमन की वकालत की। यूक्रेन पर रणनीति एकता को देख लेते हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की उपस्थिति में G7 देशों ने यूक्रेन को अतिरिक्त वायु रक्षक प्रणाली और दीर्घकालिक सैन्य सहायता देने तथा रूसी तेल और गैस पर प्रतिबंधों को दबाव बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। स्वास्थ्य और सामाजिक नीतियां। इतिहास में पहली बार G7 ने कैंसर के खिलाफ लड़ाई को वैश्विक प्राथमिकता बनाया, जिसके तहत रिसर्च और डेटा शेयरिंग पर ध्यान दिया जाएगा। अफ्रीका में फैले वंडी बुग्यो इबोला प्रकोप से निपटने के लिए 1 बिलियन से अधिक की फंडिंग की घोषणा की गई। नाबालिगों के लिए सुरक्षा, डिजिटल स्पेस, मादक पदार्थों की तस्करी और प्रवासियों की तस्करी को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की घोषणा की गई। पीएम नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मुलाकातें किस किस के साथ हुई, एक बार उन पर नजर डाल लेते हैं। इस शिखर सम्मेलन के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के शीर्ष नेताओं के साथ भारत के व्यापारिक, रणनीतिक और रक्षा हितों पर गहन चर्चा की। सबसे पहले US अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात की, जो 16 महीने बाद आमने सामने बैठक। दोनों नेताओं की यह लंबी अवधि के बाद पहली व्यक्तिगत बातचीत थी। कॉम्पैक्ट समझौता। दोनों नेताओं ने सैन्य साझेदारी, त्वरित वाणिज्य और उन्नत तकनीक की प्रगति की समीक्षा की। नाविकों की सुरक्षा। हाल ही में पीएम मोदी ने विशेष रूप से हॉर्मुज जलडंबू में भारतीय नाविकों की सुरक्षा और बिना किसी डर के उनके काम करने के अधिकार का मुद्दा उठाया। अभी हाल ही में जो हॉर्मुज जलडंबू है, वहां के इंडियन जहाज पर फायरिंग की गई थी, जिसमें कुछ भारतीयों की जान भी गई थी। उस मुद्दे को नरेंद्र मोदी ने, जो राष्ट्रपति अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके सामने इस बात को रखा और बिना किसी डर के उनके काम करने के अधिकार का मुद्दा उठाया। यूरोपीय संघ के साथ बैठक देख लेते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्षता उर्सुला वॉन डेर लेयन ने मुलाकात की। ऐतिहासिक FTA वार्ता। नेताओं ने जनवरी 2026 में संपन्न हुई भारत EU मुक्त व्यापार समझौते FTA की वार्ताओं को सराहना की। आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने के लिए इसे जल्द से जल्द लागू करने पर जोर दिया। कनाडा के साथ मुलाकात। तो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ मुलाकात की। इसमें देख लेते हैं क्या क्या बात हुई। सुरक्षा और रक्षा। भारत और कनाडा रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग को गहरा करने के लिए जनरल सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट GSO
पर बातचीत शुरू करने के लिए सहमत हुए। रासीना अमेरिका दोनों देशों ने आपसी संवाद और रणनीतिक सहयोग बढ़ाने के लिए इस नए मंच की स्थापना की घोषणा की। पीएम मोदी ने कनाडा को हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का डायलॉग पार्टनर बनाने के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कनाडाई पीएम के निमंत्रण पर 2026 में ही कनाडा की यात्रा करने पर सहमति जताई। दोस्तों, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं 2026 में यात्रा करने के लिए तैयार हो गए हैं कनाडा की। ब्रिटेन के साथ आर्थिक लक्ष्य पर क्या मुलाकात की। द्विपक्षीय रणनीति वार्ता में भारत यूके आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार को $100 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य दोहराया गया। आउटरीच सत्र में भारत का मुख्य संदेश क्या रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने नई साझेदारियों का निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को पुनर्जीवित करना सत्र को संबोधित करते हुए स्पष्ट संदेश दिया। विश्वास की कमी। उन्होंने कहा कि आज वैश्विक मंच पर समस्या संसाधनों की नहीं बल्कि देशों के बीच पारदर्शिता और विश्वास की कमी की है, जिसे आपसी समानता और सम्मान से ही दूर किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इकोनॉमी। भारत ने सुरक्षा मानकों के साथ एआई के तेजी से रोल आउट और एक संतुलित टिकाऊ वैश्विक आर्थिक विकास का समर्थन किया जो ग्लोबल साउथ विकासशील देशों के हितों की रक्षा करता हो। शिखर सम्मेलन की समाप्ति के बाद पीएम मोदी अपनी 6 दिवसीय यूरोप यात्रा के अगले चरण के तहत पेरिस पहुंचे, जहां उन्होंने विवाटेक 2026 सम्मेलन को संबोधित किया और प्रमुख टेक कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। इस सेशन को दोस्तों एक बार लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिए, बेल का आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आगे इसमें जो इससे संबंधित यूपीएससी के द्वारा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है उनका हमने क्विज रखा है, एक बार इन्हें भी देख लीजिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन होगा G7 समूह और 52वें शिखर सम्मेलन 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला ऑप्शन है 52वां G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस के एवियन शहर में आयोजित किया गया था। दूसरा, इस शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय थी नई साझेदारियों का निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को पुनर्जीवित करना था। तीसरा, भारत G7 का स्थायी सदस्य देश है, तो इसका सही ऑप्शन होगा केवल बी, पहला और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो सही है। भारत G7 का सदस्य नहीं है, बल्कि इसे एक अतिथि भागीदार देश के रूप में आउटरीच सत्रों में आमंत्रित किया गया था। ये भारत जो है अपना G7 शिखर सम्मेलन का स्थायी सदस्य नहीं है, अस्थायी सदस्य है। इसे सिर्फ एज ए गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया था। अतिथि देश बनकर के भारत के प्रधानमंत्री G7 शिखर सम्मेलन के आयोजन में प्रेजेंट हुए थे। और देश भी थे जिन्हें अतिथि के रूप में बुलाया गया था, जैसे कि ब्राजील, केन्या, यूक्रेन। अप्रोक्स 7 से 8 देशों को इनवाइट किया गया था इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 ग्रुप ऑफ 7 का सदस्य नहीं है। नंबर 1 कनाडा, नंबर 2 इटली, नंबर 3 जापान, नंबर 3 दक्षिण कोरिया। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, दक्षिण कोरिया G7 का सदस्य नहीं है। G7 की फुल फॉर्म ग्रुप ऑफ 7 होती है, जिसका जो है दक्षिण कोरिया स्थायी सदस्य नहीं है। स्थायी सदस्य के देशों के बारे में बात करें
तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोपीय संघ भी इसमें भाग लेता है। दक्षिण कोरिया, भारत और ब्राजील जैसे देशों को 2026 में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, जो वहां पर प्रस्तुत हुए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। G7 शिखर सम्मेलन 2026 के दौरान चर्चा में रहे वैश्विक अभिसरण और व्यापक आर्थिक असंतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, इसका उद्देश्य वैश्विक वित्तीय संरचना में सुधार करना। फ्रांस ने इसके तहत समृद्धि, जन और गृह समझौते को प्राथमिकता दी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है। यहाँ तक ये 3 क्वेश्चन जो थे यूपीएससी द्वारा बैंकिंग के से संबंधित एग्जामों में पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे। वन लाइनर क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमने वन लाइनर क्वेश्चन भी रखे हैं नीचे, आप एक बार इन पे भी नजर डाल लीजिए। सेशन आपने पूरा देखा है, आप उनके आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। समझ नहीं आता एक बार वीडियो को पॉज करके फिर से स्टार्टिंग से वीडियोस को देखिए। जो भी आपको ये 10 क्वेश्चन का वन लाइनर का आपको लास्ट में क्विज रखा है, उसके सारे ऑप्शन आपको वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। वर्ष 2026 में 52वां G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? इसका आंसर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 ग्रुप ऑफ 7 का स्थायी सदस्य नहीं है? अगला क्वेश्चन होगा, G7 ग्रुप ऑफ 7 की स्थापना किस वर्ष की गई थी? चौथा क्वेश्चन होगा जिसमें वर्ष 2026 में आयोजित 52वें G7 शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय थीम क्या था? पांचवा क्वेश्चन, G7 समूह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला, यूरोपीय संघ भी इसकी बैठक में भाग लेता है। G7 का एक निश्चित मुख्यालय और स्थायी सचिवालय है। सी ऑप्शन है इसका। पहले ये G8 के रूप में जाना जाता था, लेकिन 2014 में रूस को इससे बाहर कर दिया गया। डी ऑप्शन है, इसके सदस्यों द्वारा लिए गए निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, 2026 में फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 आउटरीच सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए किस मुख्य बिंदु पर सबसे अधिक जोर दिया? नंबर ए ऑप्शन, वैश्विक तेल आपूर्ति बढ़ाना। बी ऑप्शन, वैश्विक विश्वास की कमी को दूर करना। सी ऑप्शन, एक नए सैन्य संगठन का निर्माण करना। डी ऑप्शन, ऑप्शन डी दे रखा है इसमें, विकासशील देशों को केवल वित्तीय सहायता देना। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। G7 शिखर सम्मेलन 2026 के दौरान भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक दोगुना करने के लिए किस समझौते की वार्ता, ट्रेड वार्ता की 2026 के अंत तक पूरा करने पर सहमति जताई? फर्स्ट ऑप्शन सेपा, बी ऑप्शन सेटा और सी ऑप्शन है आपका जनरल सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट GSOIA। डी ऑप्शन है इसका इंडिया कनाडा स्ट्रेटेजिक एनर्जी पैक्ट। तो आप एक बार वीडियो को पूरा देखिएगा पॉज करके, सभी के आंसर आपको स्टार्टिंग से मिल जाएंगे, आप देखेंगे तो ठीक से। अगला क्वेश्चन देखा, 52वें G7 शिखर सम्मेलन 2026 के आउटरीच सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस डिजिटल मॉडल को ग्लोबल साउथ के देशों के लिए एक मजबूत विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए, डिजिटल इंडिया ई कॉमर्स कॉरिडोर। ऑप्शन बी, सॉवरेन AI नेटवर्क। ऑप्शन सी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेक। ऑप्शन डी, नेशनल साइबर सिक्योरिटी रिपोजिटरी।
क्वेश्चन नंबर 9, G7 शिखर सम्मेलन 2026 के मुख्य एजेंडे और समझौते के तहत वैश्विक व्यापार और सुरक्षित समुद्री मार्गों को लेकर किस रणनीतिक जलडमरू की सुरक्षा पर विशेष चिंता की व्यक्त की गई? ऑप्शन ए मलक्का जलडमरू को लेकर, ऑप्शन बी जिब्राल्टर जलडमरू को लेकर, ऑप्शन सी हॉर्मुज जलडमरू को लेकर, ऑप्शन डी बाब अल मंडेब को लेकर। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10, G7 शिखर सम्मेलन 2026 के दौरान हुए समझौते के संदर्भ में भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग और कनाडा की केमिको कंपनी के बीच 2027 से 2035 के लिए हस्ताक्षरित DN 2.6 बिलियन का वाणिज्य समझौता किस सामग्री की आपूर्ति से संबंधित है? ए ऑप्शन लिथियम आयन बैटरी, बी ऑप्शन यूरेनियम, ऑप्शन सी सेमीकंडक्टर चिप्स, ऑप्शन डी तरल प्राकृतिक गैस। तो दोस्तों, जितने ये 10 क्वेश्चन का क्विज रखा था लास्ट में हमने, इनके सभी के ऑप्शन आप अगर वीडियो को ठीक से स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपके लिए इन 10 क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, और 10 क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह से आपके लिए यूपीएससी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, स्टेट लेवल एग्जामों में पूछे जाने वाले वन लाइनर क्वेश्चन, हर करंट अफेयर के टॉपिक के साथ हम आपके लिए विजय इंस्पायर इंडिया यूट्यूब चैनल पर लेकर आते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।